दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं दोस्तों। और आज हमारा जो है 8वां लेक्चर है। देखिए आज की क्लास अगर आप अटेंड करते हैं तो 149वां लेक्चर है हमारा है। और आज की क्लास को अटेंड करने के बाद तैयार हो जाएंगे आपके 4441 से लेकर के 4470 तक के सवाल। जी हाँ दोस्तों, इतिहास वैसे तो देखा जाए तो 144-45 मैंने खत्म कर दिया था, बट मुझे लगा कि एक बार फिर से आपको कुछ चीजें याद करा दी जाए। सवाल क्या होता है ना, सवाल में आजकल परीक्षा में सन आपसे बहुत सारा पूछा जाता है। जैसे सवाल आ गया परीक्षा में कि बताइए सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब प्रारंभ किया गया। बड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि यहां पे सन की बात हो रही है। अगला सवाल देखिए, देहरादून में राष्ट्रीय सेना अकादमी की स्थापना कब किया गया, यहां भी आपको सन बताना है। प्रस्तावित सुधारों पर श्वेत पत्र कब जारी किया गया, यहां भी आपको टाइम पीरियड बताना है। रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना कब हुआ, ठीक है, ये भी आपको समय बताना है। मुस्लिम लीग ने घोषित रूप से पाकिस्तान की मांग कब की, यहां भी आपको समय बताना है। आजाद हिंद फौज की स्थापना कब और किसने किया, और ये चीजें तो यहां भी आपको सन बताना। तो सवाल मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि सवाल में सन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जो आखिरी के मैं 8 पार्ट आपको दे रहा हूं, ये 8वां पार्ट है। अगले बार हम 9वें पार्ट में बात करेंगे और यहीं पर हमारा पूरा इतिहास समाप्त हो जाएगा। यानी सन से संबंधित जितने सवाल आपके इतिहास में बन सकते थे, चाहे वो प्राचीन इतिहास के रहे हो, चाहे वो मध्यकालीन इतिहास के रहे हो, चाहे वो आधुनिक भारत के इतिहास के रहे हो, सभी तरह के सवालों पर हम लोग चर्चा कर लिए। ठीक है, आइए आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से आप सभी के डिमांड पर ही दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री का एक फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया था। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको बिलीव है नितिन सर पर, आपको बिलीव है स्टडी 91 के इस प्लेटफॉर्म पर, दोस्तों एक बार मौका दीजिए, आप इस बैच को ज्वाइन करिए, क्योंकि इसके बाद दोबारा मुझे नहीं कहना पड़ेगा। ठीक है, और इसी की सफलता को देखते हुए अब आगे दोस्तों पॉलिटी का नया बैच दोस्तों स्टार्ट हो रहा है, तो आप जल्द से जल्द इसे भी ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कैसे ज्वाइन करना है, कब क्लास चलेगी, कौन सी क्लास मिलेगी, कैसे है, सारी जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सीधे हम अपने सवालों पर बात करते हैं। सवालों पर बात करने से पहले आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास है, ये क्लास हमारी 149वीं क्लास है। यानी पीछे के 148 लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए। बाकी 4441 लेकर 4470 तक की बातें हम करने वाले हैं। ये हमारा आज का जो सेशन है, ये हमारा 8वां सेशन है। कौन सा पार्ट है दोस्तों, ये हमारा 8वां पार्ट है, तो इसे भी आप लोग याद रखेगा, ये हमारा 8वां पार्ट है। ठीक है, चलिए पहला सवाल क्या लिखा गया दोस्तों, ध्यान से पढ़िएगा, सन बताना है। लिख रहा किस वर्ष 26 जनवरी को पहली बार, सारे देश में नहीं, पहली बार पूरे देश में, कहां पर दोस्तों, पूरे देश में स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया। किसका आयोजन किया गया, स्वाधीनता दिवस का आयोजन किया गया। आपको बताना दोस्तों, ये स्वाधीनता दिवस हमारे देश में कब मनाया गया था, तो देखिए ये मनाया गया था पहली बार 26 जनवरी 1930 को। कब मनाया गया था दोस्तों, 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। लेकिन ऐसे नहीं पढ़ना है, आपको थोड़ा सा इतिहास की वो बातें जाननी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा 1929 ईस्वी की, और 1929 में जो कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन किया गया था वो कहां पर हुआ था दोस्तों, याद रखेंगे, कांग्रेस अधिवेशन 1929 में हुआ था लाहौर में। कहां पर हुआ था दोस्तों, लाहौर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता पहली बार किसने किया था, तो याद रखेगा जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। और यहीं पर दोस्तों क्या फहराया गया, पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था लाहौर में 1929 में कांग्रेस के अधिवेशन में। और वहीं यह फैसला लिया गया था कि क्या किया जाएगा, 26 तारीख को क्या मनाया जाएगा, स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। यह भी याद रखेगा, दोनों सवाल अपने आप में कनेक्टेड हैं, इसलिए आपको इस तरह से पढ़ना है। ठीक है, मैं देखिए आपको जानबूझ के ऑप्शन नहीं देता, ऑप्शन देने का कोई मतलब नहीं है। आपके सामने ऑप्शन होगा तो आप आसानी से चूज कर पाएंगे, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं होगा तो आप वो बताएंगे जो आपको याद है, जो आपको आता है। वही वाली बात होगी, किसी ने आपसे पूछ दिया बताइए भारत की राजधानी क्या है, आपने कहा भाई ऑप्शन दे दो। ठीक है, नहीं, आपके जबान से तुरंत निकलना चाहिए कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको कोई ऑप्शन नहीं चाहिए। और मैं अपने बच्चों को 4500 लेक्चर अब हमारे, मतलब 4500 सवाल हमारे पूरे होने वाले हैं, 150 लेक्चर हमारा पूरा होने वाला है, हमने कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों ये कब प्रारंभ किया गया, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों ये किसने स्टार्ट किया था, तो याद रखें दोस्तों ये महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। ठीक है, किसने स्टार्ट किया था, महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। अभी जो आपसे सवाल पूछ रहा है उस सवाल का सीधा सा उत्तर है कि सर 1930 में। ठीक है, 1930 ईस्वी में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हुआ था। लेकिन हमें इतना नहीं पढ़ना, हमें और भी विस्तार से पढ़ना है। तो दोस्तों कब इसका
टाइम पीरियड था? तो याद रखें दोस्तों 12 मार्च 1930 को यह शुरू हुआ है और 6 अप्रैल 1930 को यह समाप्त हुआ है। ठीक है, पूरी बातें हमको पढ़नी यहां पर। ठीक है, कि कब से कब तक ये सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों चला। एक्चुअली में ये जो मैं टाइम पीरियड बता रहा हूं ना, ये टाइम पीरियड दोस्तों दांडी मार्च से संबंधित है। किससे संबंधित है? दांडी मार्च से संबंधित है। दांडी मार्च से। इसी समय महात्मा गांधी जी ने दोस्तों नमक कानून तोड़ा था। क्या तोड़ा था दोस्तों? नमक कानून तोड़ा था। ये उस टाइम का पीरियड है और उसी समय दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट किया गया था। ध्यान दीजिएगा, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का पीरियड नहीं है। सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 1930 में शुरू होता है और 1934 में जाके समाप्त होगा। अगर कभी सवाल बन जाए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हो गया, जैसे इसके पहले ऐसे होगा, पता नहीं क्यों आजकल कैमरा हमारा बंद हो जा रहा है। चलिए, इसके पहले दोस्तों आपने पढ़ा था ना कि 1920 में दोस्तों महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, लेकिन दोस्तों 1922 में जब चौरी चौरा कांड हो गया तब असहयोग आंदोलन भारत से समाप्त हो गया। महात्मा गांधी जी ने इसे समाप्त कर दिया। ठीक है, उसी तरह से सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में शुरू हो रहा है और 1934 में दोस्तों समाप्त हो जाता है। ये जो टाइम पीरियड है दोस्तों, ये 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 का जो टाइम पीरियड है, ये दोस्तों किससे संबंधित है? ये आपके दांडी मार्च से संबंधित है। सवाल भी आ रहा दोस्तों कि महात्मा गांधी जी ने कब दांडी मार्च कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया था? तो याद रखें दोस्तों 1930 ईस्वी की ही यह घटना है और कब की घटना है ऊपर आपके सामने लिखा हुआ। ठीक है, अच्छा, एक दो सवाल और यहां पे बन सकते हैं कि गांधी जी के साथ कितने अनुयायी यहां पर शामिल थे इस प्रोग्राम में? तो याद रखेगा कुल 78 लोग चल रहे थे। ठीक है, कुल 78 लोग यहां पर थे। उन 78 लोगों में से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक व्यक्ति है जिनका जो अमेरिकी पत्रकार हैं। क्या है दोस्तों? जो अमेरिकी पत्रकार हैं उनका नाम है वेब मिलर। क्या नाम है दोस्तों? वेब मिलर। ठीक है, सवाल पूछता है कि महात्मा गांधी जी के साथ कौन सा अमेरिकी पत्रकार उनके साथ दांडी मार्च की यात्रा पर गया था? तो सवाल क्या होगा, उत्तर क्या होगा आपका? वेब मिलर को आप याद रखेंगे। और कितनी दूर की यात्रा थी दोस्तों? तो अगर यात्रा आपको याद रखना है कि कितनी लंबी यात्रा रही है, तो याद रखेंगे 241 मील की यात्रा थी। कितनी दूर की यात्रा थी दोस्तों? 241 मील की यात्रा थी। इस तरह से पूरी बातें जाकर समाप्त होंगी। आगे बात समझ में ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिख रहा है कि वर्मा में विद्रोह कब हुआ? अच्छा, यहां पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऐसे अगर आप समझेंगे आंग्ल बर्मा युद्ध के बारे में तो अलग कहानी है। ठीक है, अगर सवाल पूछे किसके बारे में? आंग्ल बर्मा युद्ध के बारे में, तो आंग्ल बर्मा युद्ध एक अलग विषय है, लेकिन यहां पर विद्रोह की बात कर रहा है। दोस्तों आज कैमरा मुझे लगता है बहुत परेशान कर दिया, खैर थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। तो यहाँ पे हम लोग बातचीत कर रहे थे दोस्तों वर्मा विद्रोह के बारे में। ठीक है, मैंने कहा वर्मा के साथ जो आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था वो एक अलग विषय है। ठीक है, वर्मा भारत से अलग कब हुआ ये भी एक अलग विषय, 1935 में अलग हुआ। 1930 वह साल था जब वर्मा में विद्रोह हुआ और इस विद्रोह का नेतृत्व दोस्तों किसने किया था? सवाल आता है परीक्षा में कि इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा इसका नाम था साया सेन। क्या नाम था दोस्तों? साया सेन ने किया था। इस साया को एक और नाम जाना जाता है, हसाया के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो साया या हसाया ये दोनों एक ही व्यक्ति का नाम है और इसने क्या किया था? वर्मा विद्रोह से जुड़ा हुआ ये व्यक्ति है। इस सवाल को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, इसी तरह से सवाल आते हैं। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये कब आयोजित किया गया था? देखिए आप सभी को पता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अलावा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन भी हुआ था। इस प्रकार से तीनों बातें आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन दोस्तों याद रखेगा 1930-31 में हुआ था। सर ये बताइए 1930 और 31 हम दोनों एक साथ क्यों लिखते हैं? भैया इसलिए लिखते हैं क्योंकि दोस्तों यह सितंबर 1930 में स्टार्ट हुआ था और यह जनवरी 1931 तक चला था। ठीक है, सितंबर से स्टार्ट होकर कहां तक चला था दोस्तों? याद रखेगा 1930 से स्टार्ट होकर 31 तक चला था। इसी कारण हम यहां पर 30-31 की बातें करते हैं। समझ में आ गया ना? इस वजह से कहा जाता है। अच्छा, एक चीज और याद रखेगा दोस्तों, ये केवल दूसरा यह अधिवेशन ऐसा था जहां पर कांग्रेस ने हिस्सा लिया था। ठीक है, जहां पे कांग्रेस क्या थी? शामिल थी। बाकी पहले और तीसरे में कांग्रेस शामिल नहीं थी। और कांग्रेस से किसने शामिल हुआ था दोस्तों? तो याद रखेगा गांधी जी शामिल हुए थे। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुआ था? तो याद रखेगा महात्मा गांधी जी शामिल हुए थे। ये सवाल भी याद रखेगा। तो जैसे यहां 30-31 है ना, उसी तरह से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो याद रखेगा 1931 से 32 तक हुआ। कब तक हुआ दोस्तों? 1931 से 32। हाँ सर, अब तो हम समझ गए हैं। यानी 31 से 32 कब? यानी किसी महीने में शुरू होगा, 31 में शुरू हुआ होगा। तो इसने स्टार्ट हुआ था दोस्तों सितंबर से दिसंबर तक। ठीक है,
तो याद रखेंगे। अब यहां कई सारे किताबों में अलग अलग डेटा भी लिखा हुआ, तो इसको याद रखेगा। और जो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था वो 1932 में ही शुरू हुआ, 1932 में ही समाप्त हो गया था, इसलिए 33 की आवश्यकता वहां पर नहीं पड़ी थी। ठीक है, आगे लिख रहा गांधी इरविन समझौता। याद रखेगा ये इरविन कौन था दोस्तों, तो इरविन उस समय तत्कालीन वायसराय था। कौन था दोस्तों, ये तत्कालीन वायसराय था। ये वही इरविन है दोस्तों जिसने क्या किया था, जब साइमन आयोग बन रहा था तो उसमें भारतीयों को रखने से मना कर दिया था, तभी उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए साइमन कमीशन का भारत में विरोध किया जा रहा था। साइमन कमीशन कब बना था, 1927 में बना था, लेकिन भारत कब पहुंचा था, देखिए ब्रिटेन में बना था, इंग्लैंड में बना था, भारत आने में समय लगा, 1928 में भारत आया है। तो सवाल दोनों याद रखेगा कि कब बना और कब आया। ठीक है, यहां पर लिख रहा दोस्तों महात्मा गांधी जी और इरविन के बीच में दोस्तों समझौता कब हुआ था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जब हुआ था दोस्तों, उसी दौरान यह समझौता हुआ था। यह समझौता की तिथि भी आपसे परीक्षा में पूछ ली जाती है, याद रखेंगे 5 मार्च 1931 को दोस्तों यह गांधी इरविन समझौता हुआ है। याद रखेंगे किसके किसके बीच में, तो महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय इरविन के बीच में दोस्तों समझौता हुआ है। अगला सवाल लिख रहा है दूसरा गोलमेज सम्मेलन, बता तो दिया, याद रखेंगे पहला दूसरा तीसरा तीनों याद रखेगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था दोस्तों, 1931 से 32 के दौरान। ठीक है, यह आसान सवाल हो गया। हाँ, काम की बात यह है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने हिस्सा लिया था, और कांग्रेस की तरफ से किसने हिस्सा लिया था, याद रखेंगे गांधी जी ने हिस्सा लिया था। यह भी आप सवाल याद रखेगा। अगला सवाल लिख रहा है कि कांग्रेस आंदोलन को कुचलने का प्रयास करते हुए कांग्रेस को कब गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। अंग्रेजों के द्वारा कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था, और कब किया गया था, याद रखेंगे वर्ष था 1932। जी हां दोस्तों, 1932 में अंग्रेजों ने क्या किया, यहां पर जो कांग्रेस संस्था थी उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। अच्छा, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था दोस्तों, अगर हम स्थापना की बात कर लें तो आप सभी को याद होगा कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 ईस्वी में हुआ था, और किसने किया था, ए.ओ. ह्यूम ने किया था। किसने किया था, ए.ओ. ह्यूम कौन थे दोस्तों, ये इसके संस्थापक थे। जबकि पहले अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखेंगे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी, यही थे ना, तो याद रखेंगे। आगे लिख रहा दोस्तों तीसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, तो तीसरा वाला दोस्तों 1932 में हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है, फिर से एक बार याद दिला दे रहा हूं दोस्तों, पहला पूछेगा तो आप 1930 से 31 बताएगा, दूसरा पूछेगा तो आप 31 से 32 बताएगा, 1931 से 32 बताएगा, लेकिन तीसरा पूछेगा तो तीसरा सिर्फ और सिर्फ 1932 आप बताएगा, यह भी याद रखेंगे। ठीक है, इस तरह से होगा। नवंबर दिसंबर में हुआ था, यह नवंबर में स्टार्ट हुआ था, दिसंबर में समाप्त हो गया था, इसलिए आप 19 से 32 कर रहे हैं। 33 यहां पर जोड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगले साल जनवरी तक ये नहीं गया था। ठीक है, सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा कब किया गया, इस सांप्रदायिक निर्णय को दोस्तों एक और नाम से जानते हैं जिसे हम कम्युनल अवार्ड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कम्युनल अवार्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, या सांप्रदायिक निर्णय को हम सांप्रदायिक पंचाट के नाम से भी जानते हैं, सांप्रदायिक पंचाट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पंचाट। ठीक है, तो याद रखेंगे कई सारे नाम हैं, इसलिए बिल्कुल आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखेगा सांप्रदायिक पंचाट, ये कब की घटना दोस्तों, ये 1932 ईस्वी की घटना है, याद रखेंगे। ठीक है, 1932 में कभी कभी दोस्तों मैचिंग कराने के लिए ना कूट देता है, और कूट में 1932 के कई सारे चीजें देता है। जैसे एग्जांपल ले लूं, 1932 में गोलमेज सम्मेलन में हुआ था, 1932 में सांप्रदायिक निर्णय भी हुआ। अब कौन सा घटना पहले हुआ, तो अगर हम गोलमेज सम्मेलन की बात करेंगे तो गोलमेज सम्मेलन नवंबर दिसंबर में हुआ था, लेकिन सांप्रदायिक पंचाट दोस्तों ये 16 अगस्त की घटना है। कब की घटना है, अगस्त की। यानी दोनों में अगर पूछ दिया पहले कौन सी घटना हुई तो क्या बताएंगे, पहले सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड पहले हुई है, बाद में दोस्तों आपका तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से चीजों को आप व्यवस्थित ढंग से याद करिएगा। ठीक है, चलिए एक सवाल और यहां पर पूछता है कि जिस समय सांप्रदायिक पंचाट या निर्णय की घोषणा किया गया उसमें ब्रिटिश पीएम कौन था, कौन था बताइए, पूछ देता दोस्तों। उसमें ब्रिटिश पीएम कौन थे दोस्तों, तो याद रखिएगा उनका नाम था रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या नाम था दोस्तों, रैमजे मैकडोनाल्ड। क्या नाम था दोस्तों, मैकडोनाल्ड। ठीक है, तो याद रखेंगे, ऐसा सवाल आपसे पूछता रहता है, यह भी याद रखेंगे। और क्या किया गया था, तो अभी तक तो दोस्तों आपने 1909 वाले भारत परिषद नियम में देखा कि मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन मंडल था, यहां पर दोस्तों दलितों के लिए, बौद्धों के लिए, जैनों के लिए, सबके लिए अलग अलग पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा था। पूना समझौता कब हुआ, पूना समझौता को हम पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। यह पूना पैक्ट किसके मध्य हुआ था, तो याद रखेगा यह पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किसके बीच में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मध्य में हुआ था। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था। कब हुआ था
कब पूना पैक्ट, तो याद रखेगा 1932 में। अब पूरी कहानी समझिए, मुद्दा क्या हुआ था दोस्तों, ये जो कम्युनल अवार्ड आया ना, इसमें क्या किया गया, इसमें याद रखेगा दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई, इसके अलावा बौद्धों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई, जैनों के लिए की गई, मतलब अलग अलग धर्मों को भी अलग अलग कर दिया गया। और यहां पर दलितों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कर रहे थे। और इस बात से दोस्तों नाराज हो गए कौन, महात्मा गांधी जी, ठीक है। इसी कारण दोस्तों ये बाद में पूना पैक्ट हुआ। तो देखिए ये घोषणा 16 अगस्त हुआ था, और ये वाली घटना कब की घटना दोस्तों, ये अगले महीना हुआ, अगस्त के बाद सितंबर में, ठीक है। तो सितंबर में हुआ है, डेट इसका भी पूछ देता तो बताइएगा 24 सितंबर। 24 सितंबर 1932 को महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में समझौता हुआ कि इनके लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था नहीं की जाएगी, बल्कि इनके लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी जाएगी, अलग से पृथक निर्वाचन मंडल बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तब जाकर ये मामला शांत हुआ। तो सीक्वेंस में चीजों को याद रखिएगा, पहले कम्युनल अवार्ड हुआ है, बाद में पूना पैक्ट हुआ है, और बाद में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है। देखिए सवाल आता है ना कालक्रम घटना से संबंधित, ठीक है। कालक्रम घटना मतलब समझते हैं कौन सी घटना कब कब घटी थी, उसको सीक्वेंस में सेट करना रहता है। ऐसे में बहुत कंफ्यूजन होता है, और मैं कह रहा हूं कि वहीं पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। आगे पढ़िए, लिख रहा है देहरादून में राष्ट्रीय सेना अकादमी की स्थापना ये कब की गई। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय सेना अकादमी, ठीक है, जो आपका एनडीए है, ठीक है, वो उसकी स्थापना कब हुआ दोस्तों, तो 1932 की ही घटना है, याद रखेंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। हालांकि इस तरह के सवाल एक्सेप्शन होते हैं, परीक्षा में अपवाद स्वरूप आते हैं, जनरली पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन जब पेपर को टफ बनाना होता है तब इस तरह के सवाल आ जाते हैं। मैं तो अपनी क्लास में सब कुछ डिस्कस करता हूं, ठीक है। लिख रहा प्रस्तावित सुधारों पर श्वेत पत्र। जी हां दोस्तों, ये श्वेत पत्र दोस्तों कब जारी किया गया, ये आपको बताना है। जो भी सुधार हुए थे, तो याद रखेगा ये पूना पैक्ट, कम्युनल अवार्ड और ये गोलमेज सम्मेलन, चीजों, इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए श्वेत पत्र जारी किया गया 1933 में। ऐसे करके इसको याद रख सकते हैं, तो भूल जाएंगे, ठीक है। आगे लिख रहा है संयुक्त चयन समिति। दोस्तों कई सारी समितियों का गठन हुआ था, जिसमें संयुक्त चयन समिति भी थी और सरल चयन समिति भी थी, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। ये चयन समिति कब बनी थी, तो 1933 ईस्वी में बनी थी। मुद्दा ये नहीं कि हम इसको रट लें, ये रटने वाला सवाल है, इसको थोड़ा सा आपको अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा। देखिए उस समय सरकार ने जो विधायी प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, सरकार की तरफ से जो विधायी प्रस्ताव क्या किए गए थे दोस्तों, प्रस्तुत किए गए थे, उन्हीं विधायी प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए संयुक्त चयन समिति का गठन किया गया था। यह भी याद रखेगा। इसमें दोस्तों कई तरह की जांच समिति भी थी, ठीक है। जांच समिति भी बनी हुई थी, चयन समिति भी बनाई गई, ठीक है, चयन समिति भी बनाई गई, ठीक है, चयन समिति भी बनाई गई। ये सब याद रखेंगे। किसके लिए दोस्तों, तो जो विधायी प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे उन पे विचार विमर्श के लिए इस तरह की समितियां बनी हुई थी, ठीक है। क्योंकि इसी के बाद अब क्या होना, चुनाव होना है, प्रांतीय चुनाव भी होगा, ठीक है। आगे लिख रहा सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कब वापस लिया गया दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन अगर पूछा जाए कब प्रारंभ हुआ है, तो दांडी मार्च जब प्रारंभ होता है 1930 में, तभी दोस्तों उसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों समाप्त कब होता है, तो मैंने आपको पीछे बताया था कि 1934 में दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या हो गया, समाप्त हो गया। महात्मा गांधी जी के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया, ठीक है। इस तरह से आपको चीजें ध्यान में रखनी। इसी तरह से असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ था, तो 1922 में, ठीक है। देखिए स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से सिर्फ कोर्सेज ही नहीं आते, आप कभी हमारे कोर्सेज को लेकर देखिए, उसकी क्वालिटी तो जो आप यूट्यूब पे पढ़ते हैं ना, इससे कई गुना अधिक होगी। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उन्हें पता होगा कि कितना डीप नॉलेज आपको दिया जा रहा है। जो मैं बार बार कहता हूं कि एक बार विषय को पढ़िए, वो हमारा कॉन्सेप्ट सही है या गलत है। उसी तरह से जो हमारी किताबें दोस्तों, ये भी एक अलग कॉन्सेप्ट पे लिखी जाती हैं। आप देख रहे होंगे कि लगभग हम लोग 1.5-2 साल से किताबों पर काम कर रहे हैं, लेकिन किताबों की संख्या बहुत धीरे धीरे लॉन्च करें, ठीक है। हम चाहते हैं तो ढेर सारी किताबें एक बार में लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। किताबों को पढ़ना पड़ता है, मटेरियल कलेक्ट करना पड़ता है, पढ़ने लायक मैटर बनाना पड़ता है, ये सोचना पड़ता है कि बच्चे कहां कंफ्यूज होते हैं, उनके कंफ्यूजन को कैसे दूर किया जाए, तब जाके किताबें बनती हैं। इसलिए कह रहा हूं कि मौका दीजिए, जुड़िए हमारे साथ, हमारी किताबों के साथ। एक किताब आपको ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से मिल जाएंगे, बस आप इच्छुक रहिए खरीदने के, ठीक है। अगला सवाल लिख रहा दोस्तों फैक्ट्रीज एक्ट। दोस्तों फैक्ट्रीज एक्ट को हम कारखाना अधिनियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, कारखाना अधिनियम भी कहते हैं। और आप भली भांति जानते हैं कि कारखाना अधिनियम जो था ये दोस्तों कब कब लॉन्च हुआ है। तो पहला कारखाना अधिनियम दोस्तों आप पढ़ते हैं 1881 ईस्वी में। दूसरा कारखाना अधिनियम कब आया, 1891 ईस्वी में, ठीक है। जो पहला वाला कारखाना अधिनियम आया था उसमें एज था 7 से 12 वर्ष के बच्चे को काम करने के लिए दोस्तों जो उम्र घंटा रखा गया तो केवल 9
घंटा रखा गया था, लेकिन यहां 2 घंटा बढ़ा दिया गया। 9 से 14 वर्ष के बच्चों को काम करने के लिए जो घंटा था यहां भी 2 घंटा बढ़ा दिया गया, फिर उसे 11 घंटा कर दिया गया। हम लोग ये चेंजेस यहां पर पढ़े थे, ठीक है। इसी तरह से यहां पर जो अगला फैक्ट्री एक्ट आया दोस्तों, ये कब आता है, याद रखेंगे 1934 ईस्वी में ये तीसरा फैक्ट्री एक्ट आया, ठीक है। पहला वाला 1881 में, दूसरा वाला 1891 में, तीसरा वाला 1934 में आया है। और इसमें याद रखेगा मौसमी कारखाने के संबंधित कुछ प्रावधान किए गए। मौसमी कारखाना मतलब समझते हैं, बहुत सारी फैक्ट्रियां ऐसी रहती हैं जिसमें मौसमी काम होते हैं, जैसे मान लीजिए स्वेटर वगैरह बनता है, ठीक है। तो याद रखेगा वहां पर दोस्तों अंतर स्पष्ट किया गया कि मौसमी कारखाने और निरंतर चलने वाले कारखानों में क्या डिफरेंस होता है, ये चीजें बताएगी। मौसमी मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी ऐसी है जो टोपी बनाती, टोपी तो ठंडी में जरूरत होती है, तो कंपनी तो हमेशा चलेगी नहीं 12 महीने, वो मौसमी कारखाने होते हैं, जब ठंडी का समय आने को होता है उस समय दोस्तों ये काम शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से पतले कपड़े वो गर्मियों में यूज किए जाते हैं, तो वो हर समय नहीं चलते हैं, अलग अलग टाइम पे चलते हैं, और उन्हीं में दोस्तों पहली बार अंतर स्पष्ट किया गया। लिख रहा है रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना कब किया गया। रॉयल के जगह पे दोस्तों इसे कभी कभी शाही शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, कि शाही नौसेना, ठीक है। क्या कहा जाता है इंडियन नेवी की जगह, शाही नौसेना का नाम दिया जाता है। तो चाहे हिंदी में शाही नौसेना लिख दे, चाहे इंग्लिश में रॉयल इंडियन नेवी लिख दे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बात और याद रखेगा, अगर सवाल पूछे आपसे कि इंडियन नेवी एक्ट कब आया था, तब आपका जवाब अलग हो जाएगा, ठीक है। क्या सवाल पूछ दे, इंडियन नेवी एक्ट कब आया था, तो क्या बताएंगे दोस्तों, इंडियन नेवी एक्ट तो दोस्तों 1927 में आया था। लेकिन दोस्तों ये रॉयल वाला कब आया, कब बना है, तो याद रखेगा 1934 में आया, ठीक है, 1934 ईस्वी। दोनों बातें याद रखेगा। देखिए जहां जहां आपको मुझे लगता है कि यहां बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, वहां मैं तुरंत के तुरंत क्लियर कर देता हूं, ठीक है। जैसे मुझे लगा कि फैक्ट्री एक्ट के बारे में बता रहा हूं, मैं चाहता तो यहां 1934 के बारे में, मौसमी कारखाने के बारे में बता के चल जाता, लेकिन दोस्तों यहां पे 1881 1891 की चर्चा करने की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि दोस्तों जरूरी इसलिए था, ठीक है, जरूरी इसलिए था कि यहां पर आपको एक टाइम पीरियड बताया जाए, ठीक है। आगे लिख रहा है दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दोस्तों कब लागू किया गया, तो याद रखें दोस्तों ये आया था 1935 ईस्वी में। लेकिन सवाल यहां क्या है दोस्तों, सवाल करा कब लागू किया गया, तो याद रखें दोस्तों 1 अप्रैल को, आपको तिथि भी जानना पड़ेगा फिर ना, तो याद रखेगा 1 अप्रैल 1935 को इस गवर्नमेंट इंडिया एक्ट को लागू किया गया। इसी को हम भारत सरकार अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम या भारत शासन अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आप याद रखेंगे, क्योंकि इसके पहले जो 1909 वगैरह के अधिनियम थे, ये क्या थे दोस्तों, भारत परिषद अधिनियम थे, जिन्हें इंडियन काउंसिल एक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे लिख रहा है सम्राट जॉर्ज पंचम की मृत्यु के बाद, जब ये सम्राट जॉर्ज पंचम कौन थे दोस्तों, पंचम मतलब 5वें नंबर के थे, राजा थे ये, और उनकी मृत्यु के बाद एडवर्ड अष्टम का क्या हो गया दोस्तों, राज्यारोहण हुआ। ये कब की घटना है दोस्तों, तो ये 1936 ईस्वी की घटना है। कब की घटना दोस्तों, ये 1936 ईस्वी की घटना है, ये डायरेक्टली आप याद करेगा। अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूं तो पिछली बार दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि विक्टोरिया की मृत्यु इसी तरह हुई थी, विक्टोरिया की मृत्यु हुई थी, रानी विक्टोरिया जो थी दोस्तों, उनकी मृत्यु हुई थी। और उनकी मृत्यु के बाद राजा एडवर्ड सप्तम राजा एडवर्ड सप्तम याद रखेगा गद्दी पर बैठे थे, सप्तम गद्दी पर बैठे थे। तो सवाल ये आता है कि ये वाली घटना कब, मैंने कहा ना थोड़ा सा एडजस्ट करिए, कैमरा डिस्टर्ब कर रहा है, देखिए पढ़ाते हुए एक लाइन में आगे बढ़ा और यहां पर चीजें गड़बड़ हो गई। ध्यान से समझिएगा, सवाल ये पूछ रहा था कि प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत ये कब होती है, तो सवाल यहां पर बहुत टेक्निकल है, बच्चे यहां कंफ्यूज होते हैं। जैसे प्रांतीय वर्ड पढ़ते हैं ना, उनके दिमाग में 1919 आ जाता, नहीं, 1919 में प्रांतों में द्वैत शासन की बात किया गया था। यहां द्वैत शासन की बात नहीं हो रहा, यहां सीधे सीधे पूछा जा रहा है कि कब ये समाप्त हुआ, तो याद रखेंगे ये 1919 में आया था, 35 में समाप्त हुआ। लेकिन अगर पूछे कि प्रांतीय स्वशासन कब आया, तो 1935 ही आप याद रखेंगे। अच्छा सवाल है। अंतरिम मंत्रिपरिषद के गठन के साथ बहुसंख्यक कर लीजिए, यहां पर बहुसंख्यक प्रांतों में कांग्रेस की सरकारें कब दोस्तों सत्तासीन हुई, तो दोस्तों जो चुनाव हुआ था 1937 में हुआ था। कब हुआ था चुनाव, 1937 में हुआ था, उसी समय दोस्तों सत्तासीन होंगी। भाई चुनाव होगा तभी तो सत्तासीन होंगी, तो याद रखिएगा ये वही सवाल आपसे पूछ रहा है, ठीक है। आगे लिख रहा है संघीय न्यायालय की स्थापना दोस्तों कब किया गया, यहां संघीय न्यायालय की बात कर रहा है। अगर इसके पहले आपसे पूछ देता कि
कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? न्यायालय तो याद रखेंगे 1774 में बना था भाई। 73 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और 74 में सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना कहां पर हो गया? याद रखेंगे कलकत्ता में हो गया। ठीक है, अच्छा इसके पहले दोस्तों एक चीज और पढ़े हैं हम लोग पढ़े इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब आया है? क्या पढ़े दोस्तों? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के बारे में पढ़े दोस्तों। और इसी इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के कारण दोस्तों आगे चल के कई सारे जो हैं वो लागू किए जाते हैं, मतलब अलग अलग उच्च न्यायालय बनाए जाते हैं। ये एक्ट आया है 1861 में। लेकिन यहां पर आपसे संघीय न्यायालय के बारे में पूछ रहा है, तो संघीय न्यायालय की स्थापना याद रखेंगे 1 अक्टूबर 1937 को हुआ है, याद रखेंगे। ठीक है, ये बहुत स्पेशल सवाल है, यहां भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। बच्चे क्या करते हैं? प्रावधान कर लेते हैं। प्रावधान नहीं पूछा है, संघीय न्यायालय का प्रावधान। अगर आपसे पूछे कि संघीय न्यायालय का प्रावधान कहां पर किया गया, सवाल क्या पूछे कि संघीय न्यायालय का प्रावधान दोस्तों कहां पर किया गया है, तो इसका प्रावधान मिलता है 1935 के अधिनियम में। कहां मिलता है? 1935 का जो अधिनियम है वहां पर प्रावधान मिलता है। यहां प्रावधान की बात नहीं कर रहा है, यहां कह रहा है कि संघीय न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुआ है। सीधे सीधे क्या बताना है? किस साल हुआ, यह आपको बताना है। आगे लिख रहा है दूसरे विश्व युद्ध में, दूसरा नहीं यहां लिखना चाहिए, दूसरे विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करने के विरोध में कांग्रेस सरकारों द्वारा, ठीक है, त्यागपत्र कब दे दिया गया? दोस्तों सरकार बनी 1937 में और कब त्यागपत्र दिया? 1939 में। ठीक है, याद रखेंगे 1939 में क्या दिया दोस्तों? त्यागपत्र दे दिया। और सरकार कब बनी दोस्तों? सरकार कब बनी? तो याद रखेंगे दोस्तों 1937 में सरकार बनी थी और 2 साल बाद ही दोस्तों इन्होंने क्या कर दिया? इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में इस्तीफा दे दिया, इसको याद रखिएगा। उस समय वायसराय कौन था जिस समय की घटना है? तो वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था दोस्तों? लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो उस समय क्या थे? वायसराय थे। अगला सवाल लिख रहा है कि मुस्लिम लीग ने घोषित रूप से पाकिस्तान की मांग कब की? तो पाकिस्तान की पहली बार मांग कब किया गया था दोस्तों? 1940 ईस्वी में दोस्तों इसकी मांग किया गया था। और डेट क्या था दोस्तों? तो याद रखेगा 23 मार्च को। कब किया गया था? 23 मार्च। ठीक है, 23 मार्च को भगत सिंह जी को फांसी भी हुआ था, इसलिए हमारे देश में शहीद दिवस मनाया जाता है। पूछता है सवाल परीक्षा में कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बताएंगे? 23 मार्च को। ठीक है, आगे बढ़िए। लिख रहा भारत में क्रिप्स मिशन का दौरा कब हुआ? क्रिप्स मिशन दोस्तों कौन आया था? स्टैनफोर्ड क्रिप्स आए थे ना, स्टैनफोर्ड क्रिप्स दोस्तों भारत आए थे। ठीक है, याद रखेंगे। और कह रहा है क्रिप्स मिशन ये जो आया था भारत में, ये कब आया था? तो याद रखेंगे 1942 की घटना है। 1942 में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था, वो भी याद रखेगा। लेकिन दोस्तों कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इसका क्या किया था? विरोध किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत और उसका दमन ये किस वर्ष की घटना है? तो 1942 में दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। इसी समय अंग्रेजों के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। जीरो आवर। ठीक है, ऑपरेशन जीरो आवर दोस्तों चलाया गया था, जिसके तहत सभी कांग्रेस नेताओं को अलग अलग जेलों में बंद कर दिया गया था। ठीक है, और ये उसी साल की घटना है 1942 की। लिख रहा आजाद हिंद फौज की स्थापना ये कब हुआ है? दोस्तों 1943। कभी भी अगर आपसे स्थापना पूछे तो सीधे सीधे क्या बताएंगे? 1943 बताएगा, ये दोस्तों स्थापना का समय। ठीक है, अच्छा कई बार दोस्तों आप पढ़ते हैं कि इसकी स्थापना 1942 में हुआ। देखिए अगर इतने पीछे जाएंगे तो दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा, जो महेंद्र प्रताप जी थे सबसे पहले उन्होंने आजाद हिंद की स्थापना किया था। बाद में आप पढ़ेंगे कि इसकी स्थापना रास बिहारी बोस ने किया, और बाद में आएंगे तो आप पढ़ेंगे कि कैप्टन मोहन सिंह ने किया, और बाद में आएंगे तो आप पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस जी ने किया। बड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है, अगर आप सत्य तरीके से देखेंगे तो 1942 में ही दोस्तों रास बिहारी बोस जी ने इसकी स्थापना किया था। 1943 में इसकी बागडोर किसके हाथों में आ गई? इसकी बागडोर सौंप दिया गया सुभाष चंद्र बोस जी को। किसको सौंप दिया गया? सुभाष चंद्र बोस जी को सौंप दिया गया। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। आपको अगर संस्थापक पूछ रहा है तो आप रास बिहारी बोस को याद रखिए, फिर 1942 को भी याद रखिए। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा टेक्निकल सवाल यहां बनता है। आगे लिख रहा है सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की कमान कब संभाली? अब आप यहां पे साफ तौर पे क्या कर सकते हैं कि 1943 में दोस्तों आजाद हिंद फौज की कमान दोस्तों संभाली गई है। ठीक है, याद रखेंगे तिथि यहां पर आप और याद रखेगा 13 जून 1943। दोस्तों ये तिथि मैं आपसे याद करने के लिए क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 13 जून 1943 को ही याद रखेगा पूर्वी एशिया में ये कमान दोस्तों इन्होंने संभाला था। कहां पर दोस्तों? पूर्वी एशिया में। कहां पर? पूर्वी एशिया में सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा यह कमान संभाला गया। ठीक है, और आगे चल के
एक तिथि और याद रख सकते हैं, 4 जुलाई 1943। क्या याद कर सकते हैं? 4 जुलाई 1943 याद कर सकते हैं। ये वो तिथि है दोस्तों जब बोस जी ने क्या बनाया, ये आजाद हिंद फौज जो था ना, ये आजाद हिंद फौज तो पहले से रास बिहारी बोस जी ने बनाया था दोस्तों। यहां पर उन्होंने इंडियन लीग को दोस्तों स्टार्ट किया, ठीक है, इंडियन लीग। तो ये भी याद रखें दोस्तों, इंडियन लीग और आजाद हिंद फौज को मिला करके क्या किया, एक सेना तैयार किया है और ये काम सिंगापुर में हुआ है। जापानी सेना और आजाद हिंद फौज की कोहिमा के निकट ये मणिपुर में दोस्तों, मणिपुर की राजधानी कोहिमा है, वहां पर हार जो हुई थी दोस्तों, अंग्रेजों ने उन्हें हरा दिया था। ये कब की घटना दोस्तों? ये अगले साल घटना 1944 ईस्वी की घटना है, ठीक है। ये जापानी सेना क्यों साथ दे रही है? क्योंकि जापानी सेना रास बिहारी बोस का साथ दे रही थी। किसकी साथ दे रही थी? रास बिहारी बोस जी का साथ दे रही थी। रास बिहारी बोस जी कौन थे? याद रखेंगे, दामाद थे। किसके दामाद थे दोस्तों? तो याद रखेगा, जापान के दामाद थे। इनका विवाह एक जापानी महिला से हुआ था, इसलिए जापानी सेना पूरा सहयोग दे रही थी और अंग्रेजों के लाख कहने पर भी रास बिहारी बोस को सौंपा नहीं उन्होंने, जापानियों ने, बल्कि लड़ाई लड़ लिया, ठीक है, हार गए, चलेगा। लिख रहा वेवेल योजना पर शिमला में सम्मेलन कब हुआ, ठीक है। अच्छा, वेवेल योजना जब आया ना, तो याद रखेगा लॉर्ड वेवेल उस समय आ गए थे। कौन आ चुके थे? लॉर्ड वेवेल। ये कौन थे दोस्तों? अगले वायसराय थे। जब ये भारत में वायसराय बनते हैं तो इन्होंने क्या किया? वेवेल प्लान किया, ठीक है, और शिमला में एक सम्मेलन बुलाया। इस सम्मेलन को कब बुलाया गया था? तो 1945 में बुलाया गया था। हालांकि इस सम्मेलन में मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों पहुंचे थे और वहां जाकर के मीटिंग की, लेकिन कुछ फायदा नहीं निकला, ठीक है। कांग्रेस तो चाह रही थी फायदा निकालना। 25 जून को दोस्तों बुलाया गया था और 14 जुलाई तक यह सम्मेलन चला है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं निकला, ठीक है, कोई फायदा नहीं निकला। वहां से मुस्लिम लीग भाग खड़ी हुई और इसके बाद यह निर्णायक नहीं रहा, इसमें कुछ खास निर्णय नहीं हो पाया, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से किताबें तो आती हैं, हमारे हैंड रिटन नोट्स भी हैं। वो नोट्स जो पहले आपको पढ़ाए जा चुके हैं, ये उसी के हैंड रिटन नोट्स हैं, आप चाहें तो इन्हें भी परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, कैमरा में हो सकता कुछ समस्या हो, लेकिन अब अचानक से समस्या है तो क्लास तो बंक कर नहीं सकते हैं, इसलिए क्लास देना आवश्यक था। तो थोड़ा सा आप यहाँ पर जो है लग करके देख लीजिए क्लास, कोई दिक्कत नहीं, वो हम कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ पर क्लासेस को जोड़ देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है। तो आज का सेशन ही समाप्त होता है। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए, ये आपसे निवेदन है। बाकी जुड़े रहिए, 150 लेक्चर पे हमारा समाप्त हो रहा है और आगे हम भारतीय राज व्यवस्था से अपनी कहानी को शुरू करने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।